नमस्कार एमपी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आज का ये अंक आपके लिए सजाकर लेकर आई हूँ मैं पूर्वा राय। दर्शकों, नमस्कार एमपी बहुत ही खास है क्योंकि आज का अंक आपके लिए लेकर आए हैं विविध रंगों से सजा हुआ। तो क्यों ना सबसे पहले आज के विषय ही आपसे शेयर कर लिए जाएं, जिससे कि आप भी ये जान पाएं कि आपको किस एक्सपर्ट से किस विषय में बात करनी है। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से G20 में हमने परचम लहराया अपने श्री अन्न का। जी हाँ, मिलेट्स के द्वारा हमने कैसे अपनी धाक जमाई पूरी दुनिया पर। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि बदलते हुए परिवेश में किस प्रकार से हृदयघात आपको नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये जटिल समस्या है आज के परिवेश में। इसके बाद आपको मिलवाएंगे एक विविध रंग से। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी हमारी एक्सपर्ट से जो कि काम करती हैं मध्य प्रदेश के बुनकरों को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर, उनकी साड़ियों को कैसे आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से आज के युग में साड़ी को हम महत्व दें। तो चलिए, ये तो हुई विषय की बात। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास, अश्विन कृष्ण पक्ष, दशमी है तिथि, 9 अक्टूबर 2023, दिन है सोमवार। जी हाँ, पितृपक्ष चल रहे हैं। हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें छोड़ कर गए हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हम इसीलिए इन 16 दिनों में उनको याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे एक आशीर्वाद मांगते हैं कि हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर उनका आशीष बना रहे। साथ ही साथ आज जिन भी हमारे दर्शक हैं उनका जन्मदिन है, साथ ही साथ जिनकी शादी की सालगिरह है, उनको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कार्यक्रम के अनुसार हम देखते हैं कि इतिहास के झरोके में क्या कुछ खास हुआ आज की तारीख में। 1876 पहली बार टेलीफोन पर आउटवायर के जरिए दो तरफा बातचीत शुरू हुई थी। 1945 प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अली खान का जन्म हुआ था। 1997 इटली के अभिनेता और लेखक डोरियो को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2002 की अगर हम बात करें, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रेमंड डेविस और जापान के कोशिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई थी। अब हम चलते हैं 2006 के ऊपर। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी। अगर बात की जाए 2012, जी हाँ, ये बहुत ही खास दिन था। पाकिस्तान की शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई पर आतंकवादियों ने गोली दागी थी। मलाला का विदेश में इलाज हुआ था। जी हाँ दर्शकों, ये हम सभी याद रखते हैं क्योंकि 15 साल की बच्ची जिसने कि बच्चों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हुई। लेकिन तालिबान के जो आतंकवादी थे उन्होंने गोलियां चलाई, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी जीवटता ने उसे बचाए रखा। और उसी के साथ में 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। जी हाँ, इन्होंने कैलाश सत्यार्थी के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार लिया। ये हमारे लिए मिसाल बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आज का विचार क्या है। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है वह दूसरों को मेहनत की कदर जरूर करता है। जी हाँ, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मेहनत करके ही इंसान को अपने काम की, अपने नाम की पहचान मिलती है, उसे उसकी कदर होती है। तो चलिए, ये तो हुई विचार की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा विषय क्या है। तो भाई, विषय तो बता दिया, लेकिन फ़ोन नंबर तो आपसे शेयर नहीं किए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमारे फ़ोन लाइंस क्या क्या नंबर हैं आपको, जिससे कि आप लिख लें और हमें फ़ोन कर लें। अगले 1 घंटे तक हमारी ये फ़ोन लाइंस आपके लिए खुली रहेंगी। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए लिखिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं जो कि भोपाल के STD कोड के साथ में है 0755 266 0049। साथ ही साथ हमारा एक बिल्कुल निःशुल्क नंबर है, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, जो कि है 1800 233 0040।
आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा और हमारी स्क्रीन पर स्क्रॉल भी हो रहे हैं, आप हमारे नंबर लिख भी सकते हैं। चलिए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विगत दिनों हमारे देश ने बहुत ही एक बड़ा आयोजन किया जिसे पूरी दुनिया हतप्रभ होकर देखती रही, G20, जिसमें हमने बहुत सारे पूरे 21 देशों को बुलाया और उनके सामने हमने बता दिया कि भारत की पहचान क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत ने किस प्रकार अपने आप को सोने की चिड़िया कहलाया था और अब आगे कहलाने वाला है। साथ ही साथ हमने एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हमने वीगन खाना खिलाया पूरे दुनिया को। साथ ही साथ मिलेट्स के जो व्यंजन थे वो खिलाए, मिलेट्स जो कि आदिकाल से हमारे देश में अपनाए गए थे, हमारे देश की पहचान थे। कालांतर में हम इसे भूलते गए, हमने इसको गेहूं और चावल से विस्थापित कर दिया। लेकिन अब जबकि आज की दुनिया समझ चुकी है अपने स्वास्थ्य को लेकर, आज जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब वो बताते हैं कि मिलेट्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, और इन्हीं मिलेट्स की धाक जमाई हमने G20 में। तो चलिए हमारे मध्य प्रदेश से जो गई थी महिला, उनसे मिल लिया जाए। इन्होंने जाकर वहाँ पर जो कुछ किया, इनके अनुभव जानते हैं। G20 में मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की भूमिका क्या रही थी, इसी विषय में जानकारी लेंगे श्रीमती प्रतिभा तिवारी जी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए, ये तो बात हो गई मिलेट्स की, लेकिन इसके साथ साथ बदलते हुए परिवेश में हृदयघात कितना ज़्यादा घातक है। हमारे आज छोटे से छोटे किसी भी व्यक्ति को कभी भी हृदयघात आ जाता है, तो ये कितना घातक है, इससे कैसे बचाव किया जाए, किन किन सावधानियों को बरता जाए, तो चलिए ये भी जानकारी ले ली जाए। तो ये जानकारी आपको दे रही हैं डॉक्टर राखी माहेश्वरी। ये MBBS MD डॉक्टर है मेडिसिन में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले प्रतिभा तिवारी जी से और जानते हैं कि मैम आपने मिलेट्स को कैसे अपनाया, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पिछले 9 वर्षों से मैं जैविक खेती के ऊपर कार्य कर रही हूँ और मैं जो है मिलेट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचती थी, समझती थी। हम बचपन में सिर्फ ज्वार बाजरा रागी के बारे में जानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने देखा कि ये जो श्री अन्न है ये वास्तव में है क्या, श्री अन्न जो हमारे सकारात्मक अनाज हैं, इनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करके कैसे अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत हेल्दी बना सकते हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए सरकार ने, UN गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम लास्ट ईयर 2023 को अनाउंस किया एज अ इंटरनेशनल मिलेट ईयर। उसके पहले तक लोग इतना जानते नहीं थे कि क्या है श्री अन्न, लेकिन तब से जो है लगातार अवेयरनेस बढ़ी, हमारी भारत सरकार ने उसको बहुत सपोर्ट किया और इस तरीके से जो है श्री अन्न की यात्रा बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छी हो गई। और अभी सभी लोग उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, उसको दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव लोगों का रिस्पांस होता है श्री अन्न को लेकर। जी जी जी, इसी विषय में दर्शकों मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो ज्वार जमी जनमानस में गेहूं से डरकर भागी क्यों। जी हाँ, हम लोग बहुत कुछ, मतलब मुझे लगता है कि गेहूं और चावल ही हमारे जीवन में आ चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि ये जो श्री अन्न है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए ये तो बात हो गई श्री अन्न की, हम चलते हैं हमारी डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं। डॉक्टर मैम, आप राखी जी ये बताइए कि हृदयघात होता क्या है। जी नमस्कार दर्शकगण एंड पूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी हृदयघात के कॉमन कॉजेज़ या मुख्य कारणों को बताना चाहती हूँ आपको। इसमें मेन जो होता है हृदय की मांसपेशियाँ, हृदय की मांसपेशियों में जो ब्लड का प्रवाह होता है वो अगर किसी भी कारण से रुक जाता है या कम हो जाता है, इसे हम हृदयघात कहा जाता है या कहते हैं। इसका मुख्य कारण है हृदय की जो धमनियाँ हैं जो हृदय को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनका ब्लॉकेज, और ये ब्लॉकेज का मेन कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। इस ब्लॉकेज के कारण उस पर्टिकुलर एरिया का जो हृदय का है वो काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, और इसे ही हमें फील होता है हार्ट अटैक जैसा, चेस्ट पेन जैसा। ये दिस इज अ मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक। जी, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? जी, मेनली जो हार्ट अटैक होता है उसके मुख्य कारण हैं, मुख्य टाइप्स हैं लेटरल वॉल, इंफीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट लेना होता है।
और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सिम्टम्स आते हैं। इन्फीरियर बॉल मैंने आपको बताया, जैसे इन्फीरियर बॉल है, इन्फीरियर बॉल का मेन कारण होता है सडनली ब्लड प्रेशर लो हो जाना। जी जी। इससे पेशेंट को बेहोशी आ सकती है। हाँ जी। तो ये हमें पहले देखना होता है कि पेशेंट को क्या लक्षण है। पेशेंट को बेहोशी जैसा तो नहीं लग रहा। लेटरल वॉल है, इसमें पेशेंट को लग सिम्टम्स जो आते हैं चेस्ट पेन, क्लंचिंग ऑफ फीस्ट जैसे सिम्टम्स, उसको चेस्ट पेन होता है। और दिस इज एक्चुअली अ सीवियर पेन, जिसमें उसको कंटिन्यू 20 मिनट्स तक चेस्ट पेन होगा, उसको हो सकता है बेहोशी जैसा लग रहा है। ये सभी सिम्टम्स इससे रिलेटेड हो सकते हैं। और अब जबकि अभी तो ठंड का मौसम आने वाला जी, है जी, जी। और अचानक साइलेंट अटैक आता है, लोग सोते सोते ही रह जाते हैं। जी, जी, तो जी। इससे क्या बचाव पहली तरीके से हो सकता है? क्या हम पहले ही इससे सचेत हो सकते हैं? जी जी पूर्वा जी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर तेज़ हवाएं हैं, ये सीवियर हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट करती हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सुबह के टाइम जो मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं, जो एज रिलेटेड है या जो डायबिटीज़ से उन्हें डायबिटीज हो चुका है जिन डायबिटीज लोगों से को। हाँ जी। इन्फेक्शन डायबिटीज़ है, या जिनको लेडीज़, ये कॉमनली जो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं इनमें कॉमनली होते हैं। ओल्ड एज में हो गया, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गया, फीमेल्स में ये बहुत कॉमन होता है। इसमें चेस्ट पेन के सिम्टम्स नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये हमको तभी पता चलेगा जब हम अपना चेकअप के लिए जाते हैं। इसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। जी जी जी। चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी, आप ये बताइए कि G20 में क्या भूमिका रही मिलेट्स की? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय था कि G20 को हमारे देश ने रिप्रेजेंट किया, इन्होंने नेतृत्व किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। G20 में मिलेट्स की भूमिका को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही गर्व का क्षण था वो, जब हम अपने विदेशी मेहमानों को लगातार व्यंजन परोस रहे थे मिलेट से बने हुए। जी। और ये सारे विदेशी मेहमान जिन्होंने मिलेट के बारे में सुना ही नहीं था, जो मिलेट के बारे में बहुत कुछ जानते ही नहीं थे, वो जो हैं उस व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। और साथ में वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये व्यंजन इतने स्वादिष्ट तरीके से उन्हें पसंद किए जा रहे हैं, उनके द्वारा उन्हें सर्व किए जा रहे जो व्यंजन है वो मिलेट से बने हुए हैं। G20 में मिलेट्स को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सोची थी। विदेशियों ने, विदेशी मेहमानों ने, हमारे डेलीगेट्स ने इसको बहुत हृदय से स्वीकार किया। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जो हम मिलेट जो है वो मेजर हमारा जो है वो भारत का अनाज है, और इसे हम किस प्रकार से विदेशों तक पहुंचाएंगे, इस पे बहुत गहन चर्चा हुई है और बहुत सारा विचार विमर्श हुआ है कि कैसे हम मिलेट्स को लेकर के अपनी विदेशी धरती पे जा सकते हैं। जी जी। चलिए तो फिर मैं एक और लाइन आपके लिए पढ़ देती हूँ कि यूं होता श्वेत झिंगोरा है, ये धान सरीखा गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से जिसका हर कहीं ढिंडोरा है। जी हाँ, हार तो गए हैं हम गेहूं से, लेकिन अब धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। आप ये बताइए कि G20 का आपका सफ़र कैसा था, किस प्रकार से आप वहाँ पर पहुँची, इसके पीछे की यात्रा के विषय में बताया। जी, सबसे पहले जो है मैंने 2 साल पहले मिलेट को लेकर के काफ़ी गहन अध्ययन किया था। तो मैंने ये समझा कि जो ये मिलेट है, जो हमारे ये श्री अन्न है, ये जो श्री अन्न है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हम अगर गेहूं और चावल को विस्थापित करके हम इन अनाजों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनसे बहुत ही सकारात्मक अपने दैनिक जीवन में मतलब सकारात्मक हमारे स्वास्थ्य हो सकता है। मेरा सफ़र शुरू हुआ, मैंने श्री अन्न प्रोग्राम में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जब मैं कि अनाजों को लेकर के अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स का बना रही थी, अपने उत्पादों का निर्माण कर रही थी, तब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इनविटेशन आया कि आप श्री अन्न प्रोग्राम है इसमें आइए और आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी उत्पाद हैं, इनको देश को दिखाइए कि क्या क्या हो सकता है। साथ ही मैं एक जो बहुत ही गहरी बात कहना चाहूँगी कि मेरी सोच ये रही थी कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट डेवलप करूँ कि जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में खाएं। मुझे लगा आइसक्रीम से अच्छा कोई विकल्प नहीं है जी। तो सबसे ज़्यादा जो कि G20 में एक जो सबसे अधिक प्रभावी चीज़ रही है वो रही है हमारी मिलेट की आइसक्रीम। और मिलेट की आइसक्रीम को हमने बनाया, श्री अन्न प्रोग्राम में माननीय केंद्रीय मंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया
और उसके बाद उन्होंने लगातार इस पे हमें बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाए। उन्होंने हर G20 में हमारी जो आइसक्रीम है उसको लोगों तक पहुंचाया कि जी, किस बधाई के प्रकार पात्र से हैं आप इसके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम चलते हैं मैम राखी जी के पास में, और आप ये बताइए कि कम उम्र में फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और किसी भी उम्र में आप देखने को मिलता है, हर अमूमन दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि किसी को हार्ट अटैक आया, तो ये फ्रिक्वेंसी समय के साथ में कैसे बढ़ गई? जी पूर्वा जी, मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फ्रिक्वेंसी का कारण क्या हो सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है लाइफ स्टाइल। आजकल का जो रहन सहन है, जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, वो टूवर्ड्स स्ट्रेस हो रहा है। सभी लोग इतने तनाव में रहते हैं, वर्क प्रोफाइल को लेके, लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, और ये तनाव आपको अर्ली हार्ट अटैक स्टेज में के आगे प्रेरित करता है या उसको बढ़ावा देता है। दूसरा लाइफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ऑल्सो, कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके लिए ये और जल्दी आने का कारण बन सकते हैं। जी। जो हृदयघात है, हार्ट अटैक है, ये उन लोगों में जल्दी आ जाते हैं। दूसरी थिंग, आजकल बच्चे जो खाना प्रेफर करते हैं वो होता है जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर। दिस इज फास्ट फूड और रिलेटेड विद द प्रिजर्वेटिव। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या आजकल लोगों में जल्दी मधुमेह हो जाता है, मोटापा हो जाता है, जल्दी ब्लड प्रेशर उनका बढ़ने लगता है कम एज में। 30s के बाद लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। ये सभी रीजंस एक्युमुलेट करते हैं आपको अर्ली अटैक के लिए। जी, Precipitate। चलिए हमने रीजंस की बात कर ली, लेकिन बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? जी, जैसा अपन ने डिस्कस किया पूर्वा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये ही जो लाइफ स्टाइल है, हमें शिफ्ट करना होता है। जैसा मैडम बता रही हैं कि मिलेट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हाँ जी। तो जो हम मिलेट्स खाते हैं, अगर हम पिज़्ज़ा को छोड़ के, पिज़्ज़ा एक्चुअली मैदा से बना होता जी। है, तो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इनको शिफ्ट करके अगर हम इसी पिज़्ज़ा को मिलेट्स से बनाते हैं, तो मिलेट्स का जो पिज़्ज़ा होगा वो हाई फाइबर होगा, हाई प्रोटीन होगा, प्लस लो कार्बोहाइड्रेट होगा, जिससे आपको मोटापा को आप बचा सकते हैं। मोटापा के साथ आपको ब्लड प्रेशर की शिकायतें नहीं होंगी। सही। ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को लीड करते हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम पूरी तरह से शिफ्ट कर देते हैं। अच्छी लाइफ स्टाइल को बोलना चाहिए। सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें। दीज आर द लाइफ स्टाइल वी हैव टू बी एक्सेप्ट इन आवर लाइफ। जी। इससे हमें अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ साथ हार्ट अटैक से बचाव, मोटापे से बचाव, ब्लड प्रेशर से बचाव, मधुमेह से बचाव, इन सब से हमको सुरक्षा मिलेगी। चलिए, एक्सरसाइज कर ली हमारे लोगों ने, लेकिन फिर भी आ गया हार्ट अटैक। अब क्या करें? तुरंत किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो सामने वाले व्यक्ति की प्राथमिकता क्या रहेगी? जी, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है दिस इज एक्चुअली अ हार्ट अटैक और दिस इज मे बी अदर देन हार्ट अटैक। ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है या उसके जैसा उसको सडनली चेस्ट पेन की वो कंप्लेन कर रहा है, जो उसको बाईं ओर जा रहा है हाथ में या गर्दन तक आ रहा है, ये सब सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। तो सबसे पहले हमें हार्ट अटैक को डायग्नोज करना है कि हाँ, ये हार्ट अटैक हो सकता है जी। कॉमनली, और इन सिम्टम्स के बेसिस पे हमें पेशेंट को रिलैक्सली लेटाना है। अगर उसे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम उसके जो कपड़े हैं उन्हें ढीला कर दें, उसको बोलें काम हो जाइए, आराम से लेट जाइए। और लेटने के बाद उसको चेस्ट पेन के लिए हम कुछ मॉर्फिन जैसी टैबलेट, अगर हमारे पास कुछ होती है, या हमारे घर में एस्प्रिन की टैबलेट होती है, वो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो दे दें। और साथ में उसका बीपी मॉनिटर करें कि इट मे बी बिकॉज ऑफ इन्फीरियर वॉल एमआई, और ये सब हमको पता रहेगा कि पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हाई बीपी का है, लेकिन उसका बीपी लो हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ फाइंडिंग्स जो हमको देखनी चाहिए। और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके जो नियर के अस्पताल हैं, प्राइमरी सेंटर्स हैं, वहाँ उनसे कांटेक्ट करें। जी, कई बार देखने को मिलता है ना मैम कि डॉक्टर से ये समझाते हैं कि जैसे अगर हार्ट अटैक आया तो आप अपने मुंह से उनको एक फॉल्स जो सांस देने जी, की जी, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, उसको करते कैसे? जी, वो उसे हम सीपीआर कहते हैं। जी। उसमें हमें एक बार मुंह से सांस देनी होती है पेशेंट्स को, और पंपिंग करना होती है, हार्ट पे प्रेशर डाल के उसको। उसका जब आपको इसको सीपीआर को हमको तब तक पहले हमको सीपीआर देना आना चाहिए, तभी हम किसी पेशेंट्स को दे सकते हैं। अगर वो रॉन्ग मेथड से दिया तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। तो कहीं ना कहीं घर में सभी को सीपीआर की प्रोसेस एक बार नेट पे देखकर, गूगल से सर्च करके, कंफर्म करके, पता करके रखनी चाहिए, ताकि कभी इमरजेंसी हमारे घर में हो तो हम उसे कर पाएं।
चलिए, ये तो हमने बात की हार्ट की, क्यों ना आ जाए अब हम फिर से G20 के पास में। तो जी हाँ प्रतिभा जी, आपके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जाने कितने थे अन्न यहाँ, एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, तब आया है दौर सफ़ेदी का, हो गए अगर सब खिन्न यहाँ। तो जी हाँ, ये दौर सफ़ेदी का आ गया है, सभी लोग मिलेट्स को भूल चुके हैं। आप हमें ये बताइए कि मिलेट्स खाने से स्वास्थ्य को क्या लाभ होगा, क्योंकि हमें डॉक्टर मैम तो पहले ही बता चुकी हैं। जी बताएं आप। जी मिलेट खाने से आपके स्वास्थ्य को बहुत सारे लाभ होंगे। मतलब इनको मैं छोटे से समय में बता भी नहीं पाऊंगी, लेकिन देखिए रिच इन फाइबर होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और साथ में इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। अगर आप दैनिक जीवन में इन अन्नों का प्रवेश करवाते हैं, आप ये अपने आहार में ये अन्नों का प्रयोग करते हैं, मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी माता पिता को अपने बच्चों के लिए कि ठीक है इसका स्वाद नहीं अच्छा है, आप नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन अगर आप 100% को जब उसको हटाओगे और 20% भी उनके दैनिक जीवन में दोगे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, बढ़ती उम्र में बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप अगर रागी खिलाते हैं तो कैल्शियम की एक बहुत बड़ी पूर्ति जो है रागी से हो जाती है। इसके अलावा कोदो, कुटकी, फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ये सारे श्री अन्न जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। रिच इन फाइबर है, इजी टू डाइजेस्ट है। आजकल मोस्टली समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो अगर आप दैनिक जीवन में इन अन्नों का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो हटेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा पाएंगे। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि जैसे कि प्रतिभा जी ने बताया कि ये आपको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पेट भरा भरा लगता है बहुत समय तक, और साथ ही साथ में फाइबर रिच होते हैं, तो आप कितना प्रेफर करती हैं, लोगों को आप कैसे बताती हैं कि क्या आप अपने जो पेशेंट आते हैं उन्हें भी आप सलाह देती हैं कि आप मिलेट्स खाएं? जी जी, ये फाइबर से रिच तो हैं ही, साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट की जो डाइट है, हम मधुमेह के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट कम डाइट लें, कम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपकी जो डाइट है उसको रिप्लेस करें हाई फाइबर डाइट से। तो मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कम होती है, इससे हम इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और पेट भरा रहता है, लेकिन आपको क्वांटिटी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है और ये कंटिन्यू आपको प्रोसेस में लाना है, जिससे आपका शुगर आप मेंटेन रख पाएंगे। साथ ही साथ जो वेसल्स है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एथेरोस्क्लेरोसिस की, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जिससे हमें क्या होता है जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये सब कुछ प्रिवेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट कम जो रहेगा मात्रा में, फैट कम रहेगा, इससे हमको उससे प्रिवेंशन को फायदा मिलेगा। जी फायदा मिलेगा। अभी ये जो युवा वर्ग है ये सीधे दौड़ रहा है जिम की तरफ, और जिम जाकर फिर वहाँ से जो इंस्ट्रक्टर है वो बोल रहा है कि आप मिलेट्स खाइए। वैसे तो ये उनको सुनना नहीं है, तो लेकिन जब वो तब सुनेंगे तो आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें भी तो अब अपनी सेहत की चिंता, बहुत जागरूक हो चुके हैं हमारे युवा। आप बताएं कि आप युवाओं को सलाह क्या देना चाहेंगे? हमारी तरफ से युवाओं को, और जो हमारे दर्शक युवा इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आजकल आपने देखा होगा इतनी कम एज में इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया बिकॉज ऑफ जिम। अगर हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज है और उतना ही आपका प्रोडक्टिव डाइट नहीं है, तो ये भी आपको प्रोसिपिटेट करता है हार्ट अटैक के लिए। जी तो मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, सतीश जी उदयपुर से। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी जी मैडम, मुझे डॉक्टर राखी से एक प्रश्न करना है। जी पूछिए। जी, ये हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में क्या अंतर है और उसे कैसे पहचाना जाता है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। सतीश जी धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इससे हमें पैनिक अटैक और हार्ट अटैक, आजकल ये दोनों टर्म्स हर किसी को पता है कि हमें पैनिक अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन हम इनको सिम्टम्स के बेसिस पे कभी भी पता नहीं कर सकते। हमें इसके लिए जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है हार्ट अटैक को कंफर्म करने के लिए ईसीजी, जो हमारे नियर बाय जो आसपास के अस्पताल हैं या प्राइमरी सेंटर हैं, हम वहाँ जाएं और एक छोटा सा ईसीजी निकाल आएँ, जिसको 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। उसको निकालने के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि ये हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है सतीश जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। राखी जी आप ये बताइए कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें बाईपास हो चुका है या फिर एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, अब उसके बाद की दिनचर्या में उन्हें क्या कुछ बदलाव लाना चाहिए, किस तरीके से उनको अपना जीवन यापन करना चाहिए? बाईपास सर्जरी या किसी को
स्टंट डले हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसा कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा दिनचर्या को रूप में नहीं लेना चाहिए जो हमारे हार्ट को प्रेशर डाले, उससे वो जो हार्ट अटैक है वो फिर से प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हम हल्का फुल्का व्यायाम करें, मैं जिसमें आपको फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फिर से हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, नीतू अग्रवाल जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। फोन कट हो चुका है, ठीक है, लाइन फिर से अगर जुड़ती है तो हम आपसे कनेक्ट करते हैं, हम आ जी, जाते हैं जी, पुनः अपने प्रश्न पर। जी मैं कहा हाँ जी, मैं आप आपको बाईपास के बारे में बता बाईपास रहे के थे, बाद एंजियोप्लास्टी के जो बाद जीवन। प्रिकॉशंस लोगों को लेना चाहिए या जो दर्शकगण को लेना हमारी जनता को लेना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बेड रिडन ना हो, हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, हल्का व्यायाम हम रेगुलर कर सकते हैं, मेडिटेशन हम रेगुलर कर सकते हैं, योगा हम रेगुलर कर सकते हैं। दूसरा, जैसा मैडम ने बताया, कॉन्स्टिपेशन, आजकल के युवाओं को या लोगों को सबसे बड़ी परेशानी रहती है कब्जियत की। इसको हमको जितना हो सके दवाइयाँ लेकर या हाई फाइबर डाइट लेकर कम करना चाहिए। ये एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है हार्ट अटैक का। साथ में हम जो योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, उससे हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस भी अच्छी होती है, या जिससे हमारे हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो हमें ऐसी दिनचर्या को अपनाना चाहिए जी। और रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करें, प्रॉपर डाइट लें, लिक्विड डाइट लें। जी, अब ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अब ज्यादा भागदौड़ जी। नहीं करनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है, नियमित व्यायाम करना है, अपने खान पान का पूरा ध्यान खान-पान रखना है पर सबसे और ज्यादा मिलेट्स को ध्यान। जरूर जोड़ना है अपने खान पान मिलेट्स में। को। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक जी। डॉक्टर हैं, आप चीफ हैं वहाँ की, आप ये बताइए कि जो आपके कर्मचारी जहाँ वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो रिटायर हो चुके हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं देती हैं आप? हमारा जो CGHS है, जितना भी केंद्रीय सरकार के जो भी सर्विंग एम्प्लॉय हैं या जो पेंशनर्स हैं, वो सभी फाइनली CGHS में ही आके ट्रीटमेंट लेते हैं। तो हम यहाँ उनका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर चेक करना, उनका रेगुलर जो मेडिसिन चल रहा है वो टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं, उनको कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफ़र करना। अगर कोई इमरजेंसी होता है, किसी को चेस्ट पेन है, किसी को पेन इन एब्डोमेन है, उनको कहाँ रिफ़र कर सकते हैं जहाँ उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। CGHS के बहुत सारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं जहाँ हम उनको मैं आपको ट्रीटमेंट के फिर लिए से आगे। रोकूंगी। विपिन अग्रवाल जी विदिशा से जुड़ चुके हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी विपिन जी, पूछिए आप अपना प्रश्न। फिर से लाइन कट हो गई है जी, हम आ जाते हैं फिर से अपने जी। हाँ, तो हम जो अपने हाँ, पेंशनर से उनकी बात कर रहे पेंशनर्स थे हैं, सर्विंग जी। एम्प्लॉय हैं, उनको हम जो भी हमारे CGHS से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें हम उनको जांचों के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, सबके लिए उनको रिफ़र करते हैं। और ज़रूरत होती है तो मेडिसिन हम CGHS से ही, उनका रेगुलर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो हम मेडिसिन CGHS से ही उनको प्रदान करते हैं। जी प्रतिभा जी, मध्य प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्टअप गया था, वो था आपका। जी कितनी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश से हमारा नेतृत्व करने के लिए आप पहुंची थी G20 में। आपको कैसा लगा, क्या अनुभव था आपका? ये मेरे लिए बहुत ही एक गर्व का पल था कि जब मैं G20 में हमारे विदेशी मेहमान और उनके स्पाउसेस को सर्व कर रही थी। हमारा एकमात्र लाइव काउंटर था जिसमें कि हमें ये परमिशन दी गई थी कि हम मतलब स्पाउसेस को, उन डेलीगेट्स को हम अपना प्रोडक्ट चखा सकते हैं, हम उनको अपना प्रोडक्ट का स्वाद बता सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि आई और जिन्हें मैंने आइसक्रीम सर्व करी जी। तो वो जो आइसक्रीम सर्व करना था, मतलब मैं उनके फेस के एक्सप्रेशंस देख रही थी, वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि ये आइसक्रीम जो उनके है लिए ये अद्भुत मिलेट अनुभव था। जी। बिल्कुल, ये आइसक्रीम मिलेट से बनी हुई है, दिस इज़ नॉन डेयरी प्रोडक्ट। और साथ में ये जो है मतलब कहना चाहिए कि स्वाद में इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा, उन्होंने अधिकारियों से भी ये कहा कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, आप ये सारी चीज़ों को विदेशों तक लेकर के जाइए। मतलब ये एक बहुत ही अभूतपूर्व क्षण था मेरे लिए मध्य प्रदेश के लिए इतना गौरव का पल था कि मैं वहाँ पे अपने विदेशी मेहमानों को इस आइसक्रीम का स्वाद चखा रही थी। साथ में जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की वाइफ आई अक्षदा मैम, तो उनका तो ये था, उनका मतलब एक्सप्रेशन बिल्कुल देखने लायक था। और वो ये बहुत ही वो कह रही थी कि मुझे बहुत गर्व है कि भारत की नारी आज यहाँ तक पहुँच गई है। मतलब आप G20 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, G20 में आपने इतनी अच्छी आइसक्रीम हमें खिलाई,
तो ये हम लोगों को मतलब ये मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय था, ये सारे मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए गौरव का विषय था कि हमारे स्टार्टअप को G20 ने सर आंखों पे बिठाला। जी, हम महिलाएं जो है ना अपने किचन में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हैं, लेकिन ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे खुद को सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है कि कितने स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, और वो जरूर मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि वो आपसे जरूर मिलेंगे और आपके मिलेट्स के जो व्यंजन है उनको चखेंगे, उनका स्वाद लेंगे। तो चलिए एक और लाइन आगे कि कब कहाँ वो कोदो कुटकी है, सावा की काया कहाँ भटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब गुम हुई कांडवा की छुटकी है। जी हाँ दर्शकों, ये तो था हमारा आज का ये कार्यक्रम, लेकिन इसके बीच में हम आपको सुनवाना चाहेंगे एक गाना। तो चलिए ले लेते हैं मजा एक मधुर गाने का। जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं, इन फसीलों में वो दरारें हैं, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, ये जुबां हमसे एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती, और आदत कभी नहीं जाती, ये जुबां हमसे मुझको ईसा बना दिया तुमने, 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 अब शिकायत भी की नहीं जाती, अब शिकायत भी की नहीं जाती, ये जुबां हमसे दर्शकों, ये तो हमने सुना एक बहुत ही मीठा सा गाना, और आज के नमस्कार एमपी में
हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारी एक नए मेहमान से जिनके मिलकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये श्रीमती सुनीला दुबे हैं। ये है फाउंडर ओडियन साड़ी कल्चर सोसाइटी की। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। तो दर्शकों, हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो साड़ी कल्चर सोसाइटी, इसकी स्थापना आपने कैसे की, क्या प्रेरणा मिली थी आपको? नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं साड़ी लवर हूँ। मैं साड़ी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और मेरे पास साड़ियों का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जी जी। और शुरुआत ऐसी हुई कि मैं सबसे पहले महेश्वर गई थी। महेश्वर में मैंने जाके देखा था कि आजकल जो बुनकर हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बुनकर से जाके बात की। उसके बाद उनका देखा कि 70-80% साड़ियाँ नकली बन रही हैं महेश्वर में। जी जी जी। तो मैं चाह रही थी कि बुनकर को आगे लेके आऊं और बुनकरों से मिलने के बाद मुझे जो भी साड़ियाँ मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ या लोगों को एक हेरिटेज वॉक के जरिए मैं जो दिखाती हूँ वो डायरेक्ट बुनकर से ही साड़ियाँ आती हैं। क्या बात। उन्हीं से ही लेती हूँ, किसी भी शॉप वगैरह से साड़ियाँ नहीं लेती जी। सुनीला मैम, मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को भी ये पता ही है कि भारत की पहचान साड़ी है, हमारी संस्कृति, हमारा गर्व साड़ी है। एक महिला जब साड़ी पहनती है उसका अपने अंदर आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बदलते हुए परिवेश में ये महिलाएं भूल चुकी हैं, उनको याद दिलाने का आप काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप ये बताइए कि आपका जो संगठन है ये किस प्रकार से इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाता है, कैसे आपका संगठन काम करता है, इन बुनकरों को कैसे आप आगे बढ़ाती हैं? सबसे पहले तो है बुनकरों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बुनकरों के पास नहीं जाएंगे उनके बारे में कोई जानकारी आपको मिलेगी नहीं। और बुनकरों ने ही मुझको काफ़ी प्रोत्साहित सबसे ज़्यादा किया कि मैम आप हम लोगों का ध्यान रखिए। क्योंकि डायरेक्ट बुनकरों से कोई भी संपर्क करता नहीं है। जो भी बिचौलिए रहते हैं उनसे साड़ियाँ कलेक्ट करके और शोरूम तक साड़ियाँ जाती हैं। जी, मूल जड़ जो है उस तक वो पानी की मात्रा पहुंच ही नहीं पाती और वो आप काम कर रही हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपके जिंदगी में आए, कैसे आपने ये सोचा कि एक साड़ी जैसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, अगली पीढ़ी को ये बताऊं कि आपकी पहचान साड़ी है? बताएं। नहीं, हम लोगों ने तो है बचपन से ही साड़ियाँ ही देखी हैं। ठीक है, आज के दौर में वेस्टर्न आ गया है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चले, लेकिन साड़ी को भी ना भूलें। और मैंने तो बचपन से ही, मेरी दादी हैं, मम्मी हैं, सबको साड़ियाँ ही पहनते हुए देखा है और वो भी कॉटन और सिल्क, सिंथेटिक किसी को भी नहीं देखा है। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अपने ग्रुप में है या किसी को भी है सिंथेटिक पहनने के लिए प्रेरित बिल्कुल नहीं करती कि जितने हो सके कि अपने हैंडलूम, महेश्वरी, चंदेरी जो मध्य प्रदेश की काफ़ी फेमस साड़ियाँ हैं तो उनका प्रमोशन तो यही चीज है कि अगली पीढ़ी मातृत्व का सुख तो पाएगी लेकिन जीन्स वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल कहाँ से लाएगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो आंचल उसके पास रहेगा उस बच्चे को जो सुख मिलेगा वो थोड़ा सा वंचित रह जाएगा और उसके लिए आप अग्रणी भूमिका निभा रही है। बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिभा जी, आप ये बताइए कि कौन कौन से आपकी एक अनुभव रहे, आपको क्या लगा कि मैं आगे चल के इन लोगों को ये बताऊंगी कि वहां जाके मिलेट्स को ऐसी भूमिका मिली कि अब आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, आप लोगों को बताएंगे कि आइए इस प्लेटफॉर्म पर कीजिए मिलेट्स के लिए काम। बिल्कुल पूर्वा जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वहाँ पे जो है मैंने बताया जैसे कि विदेशी मेहमानों ने बहुत दिल से स्वागत किया हमारे मिलेट्स का, हमारे श्री अन्न लोग का। तो ये सारी चीज़ें जब वो दिल से स्वीकार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी खेती में छूट गई हैं, जो हमारे किसान भाइयों ने छूट गई हैं, जिस प्रकार से आप अभी कह रही थी कि रागी अभागी हुई है, बाजरा संन्यास लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो किसानी माहौल है उसमें ये श्री अन्न बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो मैं जो G20 में अनुभव करके आई हूँ, मैं जो G20 में सारा कुछ देख के आई हूँ, इसके हिसाब से मैं यही अपने किसानों को, यही अपने खेती वाले भाइयों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अब इन चीज़ों को नकारना नहीं है और इसकी खेती बिल्कुल प्रॉपर रूप से करिए।
मार्केट जो है G20 ने हमें इतना विस्तार दिया है मिलेट को लेकर के कि वहाँ पे जो है श्री अन्न की भूमिका सबसे अग्रणी रही है। मतलब वहाँ पे जो अनाजों को हम लोगों ने खाया है, जिन अनाजों को 3 दिन विदेशी लोगों ने स्वाद लिया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यंजन बनाए गए थे वो मिलेट के व्यंजन थे। और मिलेट के व्यंजनों की इतनी तारीफ़ हुई है, साथ में क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपने दर्शकों को भी ये कहूँगी कि अपने दैनिक जीवन में ये उपयोग करें। साथ में अपने खेती वाले किसान भाइयों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप इस मिलेट्स को लगाइए, पूरा मार्केट खुला हुआ है आपके लिए। और अब तो है विदेशी लोग इसको बहुत दिल से स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं मैदा, कहीं ना कहीं गेहूं को निकालना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैदे और गेहूं की जहां बात हुई तो फिर एक बात आपके लिए कहना चाहूंगी कि ये गेहूं धनिया सेठ बना, उपयोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए हैं उनकी चमड़ी का फैट बना। जी हाँ, चमड़ी का फैट तो बनाता है ये मैदा और ये गेहूं, इससे हमें बचना ही है। आप ही बताइए कि जो किसान भाई है उसको आप कैसे समझाना चाहेंगी, किसान के लिए कितना हितकर है ये मोटा अनाज लगाना? किसानों के लिए ये बहुत हितकर है मोटा अनाज लगाना। सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही कम दिनों की फसल है। मतलब 3 महीने में आप इस फसल को, 90 दिनों में इस फसल का आसानी से आप उपयोग, मतलब कटाई करके इसका बेच सकते हैं इसे मार्केट में। दूसरी चीज़ कि आज जो सबसे ज़्यादा हमारे मौसम को लेकर के और अलग अलग हमारी जो परिस्थितियाँ बनती हैं किसानी के लिए, वो कहीं ना कहीं किसानों का फेवर नहीं करती। जैसे कि अभी सोयाबीन को बारिश के कारण नुकसान हुआ, लेकिन ये चीज़ें आप मिलेट्स के साथ नहीं देखोगे। कम पानी में बहुत ही अच्छा मिलेट हो जाता है। साथ में ये जो है, जहाँ पे भी रेनफेड एरिया, जिस इलाकों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मिलेट लगाइए। मिलेट एक बहुत ही अच्छी फसल है जो मौसम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। किसी भी भूमि में लग जाती है, जी, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की भूमि में लग जाएगी मिलेट। और ये जो मोटे अनाज हैं, ये पानी भी कम अवशोषित करते हैं। वातावरण में इनके कार्बन का उत्सर्जन जो है वो बहुत अच्छा होता है। मिट्टी को ये एक अलग ही उर्वरकता देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे के पूरे क्लाइमेट के लिए काम करिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए काम करिए, और साथ में आपको इसका मार्केट निश्चित रूप से मिलेगा। बाजार जो है खुले दिल से मिलेट का स्वागत कर रहा है, खासकर निर्यात को लेकर ठीक के। है। सुनीला जी, आप ये बताइए कि आपने एक बिल्कुल ही अलग तरीके का काम सोचा, इसमें आपको चुनौतियां कौन कौन सी आई? चुनौतियाँ तो बहुत आई जी, है ना, क्योंकि सब लोग ये कहते थे कि अब तो वेस्टर्न चालू, हम हमारी मर्जी का पहनेंगे, कपड़े हमारी मर्जी के पहनेंगे, जो भी ड्रेस है हमारी मर्जी के पहनेंगे। लेकिन फिर भी है, साड़ियाँ वगैरह तो है, आप जो भी त्यौहार हैं या जो भी आपके फेस्टिवल हैं, शादियां हैं, आप उनमें तो पहनते ही हैं जी। तो बहुत से लोगों ने भी कहा, अरे ये सब करने की क्या ज़रूरत है, अब थोड़ी कोई साड़ियों को वो पहनता है। जैसे मैम बोल रही हैं ना कि पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं, जी, है ना। तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि जो खास जड़ है, जो बुनकर जो जड़ है, या मिलेट्स जो पुराने अनाज है, वो जो जड़ है, उनको वापस आना चाहिए, वापस आना पड़ेगा। हाँ। कहा जाता है ना कि एक स्त्री हर सुख नहीं खरीद सकती, लेकिन अगर वो एक साड़ी खरीदे तो सुखी और खुश जरूर हो सकती है। तो खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन उन खुशियों को हम प्राप्त कर सकते हैं एक साड़ी खरीद कर। आप ये बताइए कि जो आपका संगठन है वो किस प्रकार से काम करता है? संगठन में कितने लोग हैं, कैसे वो प्रमोट करते हैं और कैसे वो आगे बढ़ाते हैं इन बुनकरों को? मेरे संगठन में है काफ़ी, क्योंकि मेरा खुद का एनजीओ भी है जी। और एनजीओ के थ्रू, मतलब वो मेरे से जुड़ने के लिए ये नहीं सोचते हैं कि यार हमको यहाँ से क्या मिलेगा, हमको यहाँ से पैसा मिलेगा या जो भी मिलेगा है, सोशल वर्क हो रहा है। और मेरे साथ पे भी वो भी मिलके सोशल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। जी जी जी। और उनको ये इन सब चीज़ों में उनके लिए क्या, एक थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट मिल गया है उन लोगों को कि यार साड़ी का प्रमोशन, बहुत से फैशन शोज होते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मैं फैशन शो नाम नहीं देती हूँ, हेरिटेज वॉक नाम देती हूँ। वाह क्या बात। हाँ जी। तो ये हेरिटेज वॉक है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जहाँ भी मैं जाऊँ एक हेरिटेज जगह पे ही जाऊँ वॉक करने के लिए। और इसमें मेरे साथ में हर वर्ग के, हर एज की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई जोड़ने के लिए बाहर से कोई मॉडल्स बुला रही हूँ या कुछ है। हम जैसी ही महिलाएं हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है,
और वही रैंप वॉक करती हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि आपने ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत पहनी हुई है, इसकी गाथा सुनाइए, ये कैसे बनी और आप इसको कैसे बनाती हैं, कैसे सिखाती हैं? नहीं, मेरे है एनजीओ के थ्रू ही मैं जो महिलाएं हैं खासकर स्लम एरिया में या गांव में ज़्यादा जाती हूँ और वहीं जाके ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। किस चीज़ की बनी हुई है पहले तो हमारे दर्शक ये जानना हाँ, चाहेंगे। जूट की बनी हुई है। वाह, क्या हाँ बात जी है। जी। और ये है सिंपल मोल्ड है। अच्छा जी। और पीछे कुछ नहीं है, एक सिंपल गत्ता लगा हुआ है। अच्छा जी, और जी। लाइट वेट है। अच्छा हाँ जी। जी। तो मतलब ये है कि आप जो स्लम एरिया है वहां पर जाके ये भी सिखा रही हैं, तो हाँ आज जी। की जो महिला है उसको सशक्तिकरण का काम भी जी, आप दे जी, रही हैं, जी। बहुत ही अच्छी बात है। साड़ी कल्चर इंडिया भारत के व्यक्तियों और समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? साड़ी कल्चर तो मतलब अभी तो जब से खास और अभी काफ़ी प्रभाव तो डालता ही है ना। जी। साड़ी तो साड़ी ही है। जी जैसा आप हमेशा अपने एक स्लोगन में बोलते रहते हैं। बिल्कुल। जी 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 जी। जी। तो व्यक्तियों को ये समझ में भी आता है, जो भी देखता है, मुझे लगता है कि जो आपका हेरिटेज वॉक देखता होगा हाँ। वो कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा कि नहीं मैं भी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश को एक आगे बढ़ाने का काम जी, कर जी। रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हुए हैं, जी। हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि किसी औरत से आपने बात की तो वो स्त्री क्या बोलेगी कि आपको कौन सी, तो सबसे पहले दिमाग में बनारसी साड़ी आता है, बनारसी। लेकिन कभी मन में ये नहीं आता कि हम महेश्वरी की बात महेश्वरी करें, हम बात चंदेरी करें, की चंदेरी बात की करें। बात करें। तो क्यों ना उस महिला को ये जानकारी दी जाए कि आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, आप चंदेरी को प्रमोट कीजिए, आप हाँ जी। महेश्वरी। और मुझे लगता है जब आपकी ये हेरिटेज वॉक वो देखती होगी तो जरूर महेश्वरी खरीदने की इच्छा जरूर इच्छा रखती जरूर होगी। होती है। जी जी, हाँ। जी। चलिए हम प्रतिभा जी से बात करते हैं। प्रतिभा जी, आप ये बताइए कि किस प्रकार से इकोनॉमी में सपोर्ट कर सकता है मिलेट्स? पूर्वा जी, ये मिलेट जो है ये हमने G20 के बाद इसके महत्व को पूरी देश ने समझा है, जी। पूरे देशों के साथ विदेशों ने समझा है। और हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये हमारा जो अनाज है ये सबसे अधिक जो है ये भारत की पैदावार है, तो भारत की पैदावार को अगर हम इस अनाज का निर्यात करते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है अनाज जब निर्यात होगा तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है इस पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा कि जो किसान आज की तारीख में 1 या 2 फसल लेकर के काम कर रहा है वो इसके द्वारा 3 या 4 फसल आसानी से ले सकता है और उसकी इनकम बढ़ सकती है, जी, देश आगे बढ़ेगा, हमारा किसान आगे बढ़ेगा। किसान आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ने से ये है कि निर्यात के लिए हमारे पास बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। जी। हम जो आज अगर देख रहे हैं तो ये जो खेती है कहीं ना कहीं ये हमारे देश को बहुत ही सशक्तिकरण की ओर ले जाएगी। तो मेरा तो ये अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि निश्चित रूप से आप इसको दिल से स्वीकारिए और इस अनाज को लगाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके घर परिवार, आपके समाज और आपके देश के लिए बहुत कुछ देने वाला चलिए है। एक लाइन आपके लिए भी मैं, आकांक्षा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। जी आकांक्षा जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी जी पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ हाँ आ रही मैम। मुझे जी जी हाँ, मुझे सुनीला मैम से बात करनी है साड़ी को लेके। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है आकांक्षा जी? जी 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 मुझे सुनीला मैम से बात करनी है साड़ी को लेके। जी मैम पूछिए। जैसे अपने यहाँ चंदेरी, जी जी जैसे अपने यहाँ कहीं मध्य प्रदेश की साड़ी चंदेरी है, महेश्वरी है, उसी तरह चापा भी है, चापा कोसा भी है, तो उसको लेके आपकी कैसी जागरूकता है? जी आपकी जागरूकता है क्या है? जी हाँ, जागरूकता को फैलाने का काम ही तो कर रहे हैं वैसे सुनीला दुबे जी। जी फिर भी आप बताएं। हाँ नहीं, मैं उनके बुनकरों को भी अपन को आगे बढ़। हाँ जी बुनकरों बिल्कुल को भी है, आगे। बुनकरों को। और ये अच्छी आपने एक जानकारी दी, मैं ज़रूर उन बुनकर से मिलूंगी और उनसे भी कहूँगी कि जब मेरा अगला शो होगा, हेरिटेज वॉक होगी, तो वो ज़रूर आए। और जितने भी और भी बुनकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो हर एक मुझे अप्रोच कर सकता है और मैं सिर्फ उन्हीं की ही साड़ियाँ पहन के हेरिटेज वॉक कराऊंगी। समकालीन जो फैशन चल रहा है इसमें साड़ी का महत्व कितना है, क्या भूमिका अदा कर रही है आज के युग में साड़ी? नहीं, बहुत ज़्यादा भूमिका अदा कर रही है आज की साड़ियाँ। और बहुत कई जगह तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है
कि अपने यहाँ एमपी में बनने वाली साड़ियाँ कितनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोगों के या तो महेश्वरी हो गया, बाग हो गया, चंदेरी हो गया, जी। अभी है आकांक्षा जी ने मुझे अभी बताया, जी तो एक वो भी मुझे एक नई जानकारी मिली है। जी जी तो साड़ी तो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, और फिर मैं बार बार वही कहूँगी कि यदि महत्व रखना है साड़ी का जी। तो साड़ियाँ पहनना। तो वही तो एक औरत के लिए कहा जाता है कि हर परेशानी ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन साड़ी की फ्लीट्स बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी, Exact वो होंगी। बिल्कुल ठीक की जी, जा वही सकती हैं। ठीक की जा तो महिला सकती की है। जब साड़ी की फ्लीट्स ठीक रहती है ना, तो उसके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ अपने आप जाता आ है, जाता है, उसको जी। अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं भी भारत की महिला हूँ। भारत की महिला जी हूँ, हाँ। जी। आप ये बताइए कि आपका जो फाउंडेशन है, जी। जब वो इन बुनकरों के साथ में काम करता है, उनके पास में जाता है, वो आपके लिए कितने कृतज्ञ होते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती है? अभी जब मैंने मेरा मार्च में शो था महेश्वर में, महेश्वर घाट पे मैंने काफ़ी बड़ा शो किया था जी और उनमें सबसे ज़्यादा बुनकर ही मेरे पास आए थे। हाँ जी और जिन्होंने साड़ियाँ बनाई थी उन्हीं बुनकर महिलाओं के साथ में हमने रैंप वॉक कराई थी। और उन्होंने कहा भी था कि ये हमारे लिए हमको इतना आगे किसी ने नहीं लेके आए हैं अभी तक, जी जी जो मैं उनको लेके आई। हाँ जी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनके पीछे है कौन, हाँ जी जो आपकी साड़ियाँ बन रही हैं या जो भी महेश्वरी है, चंदेरी हैं। जी और उनके पास से आते आते तक जो साड़ियाँ हैं शोरूम पे आती हैं, वो डबल तिबल जी, कीमत में कई हो गुना जाती रेट हैं, हो जाते हैं उनके। कई गुना रेट हो जाते हैं। जी। तो मैं हर बार ये फिर से यही दर्शकों को गुजारिश करूंगी कि यदि आपको साड़ियाँ लेनी है तो सीधा बुनकर से खरीदें। जी, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण में आपकी भूमिका के विषय में जानना चाहेंगे। जी अब देखिए, कोई भी एज एक तो होती नहीं है। ठीक है। मैंने ये बीड़ा उठाया है, इस एज में उठाया है, वो चलेगा। जी। पर महिलाएं, हर एक महिलाएं सशक्त हो जाएं, जागरूक हो जाएं, और मैं उन्हीं पे ही ज़्यादा काम करती हूँ। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कि सशक्तिकरण तो लाना ज़रूरी है ना। जी जी जी, जो हाँ जी। महिला, जो मुख्य महिला है, मुख्य बुनकर महिला। है, उसके पास तक जब वो पैसा जाता है, जी। उसको कैसा फील होता है? उसको इतना अच्छा फील होता है। वो कहती भी हैं कि आपने जब से आपने ये चालू किया है तो बहुत से हैं जो डायरेक्ट बुनकर से कांटेक्ट कर रहे हैं, और जो लेडीज़ भी हैं, भले बोले हमको वहाँ महेश्वर जाना पड़ जाए, चंदेरी जाना पड़ जाए, या बाग प्रिंट के लिए है, मांडू में भी आजकल बहुत सारी साड़ियाँ बन रही हैं, तो हम वहाँ जाने को तैयार हैं। लेकिन उससे क्या बुनकर काफ़ी खुश हो रहे हैं कि यार कम से कम हम तक लोग बाग पहुँच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके परिवार का अनुभव क्या है। लेकिन उससे पहले फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि अब जिसका रंग सुनहरा है, कब सबकी तरफ इसका पहरा है, अब कौन सुने मटमैलों की, गेहूं का साया गहरा है। आप बताइए कि आपके परिवार के क्या अनुभव है, किस प्रकार से वो आपको सपोर्ट करते हैं? आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के कारण, अपनी सासू माँ के कारण, अपने पति के कारण, अपने बच्चों के कारण। मतलब एक महिला जब घर से निकल कर के बाहर जाती है तो उसका कहीं ना कहीं जो है पूरे परिवार का योगदान है, जब वो घर से निकल के बाहर काम कर रही है। तो इन सब चीज़ों में मेरे माता पिता का सपना था कि मैं किसी बड़ी जगह पर पहुंचूं, वहां पे पहुंच करके मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। तो आज कहीं ना कहीं मुझे बहुत गर्व होता है कि ये जो G20 हुआ, इसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला। मेरा परिवार मुझ पे बहुत गर्व महसूस करता है, और इन सब का साथ है, इन सब का विश्वास है, और पूरे परिवार का सहयोग के साथ साथ मुझे मेरे किसान भाइयों का सहयोग है, मुझे सारी बहनों का सहयोग है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। और कहीं ना कहीं हमने आज अपने मध्य प्रदेश का परचम पूरे देश में लहरा दिया जी। है। दर्शकों, आज हमने दो एक ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाया जो कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। एक सुनीला दुबे जी और साथ ही साथ प्रतिभा तिवारी जी, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में आप हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण की भूमिका अदा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। नमस्कार एमपी आपके लिए लेकर आएगा अनेका रंग। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं आज के अंक के लिए। नमस्कार। नमस्कार।